तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मनोहर पर्रिकर के निधन को देश के लिए बड़ा नुकसान बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे और बहुत सादगी वाली जिंदगी जीते थे। मनोहर पर्रिकर जी का निधन का जब सुना कल हम लोगों ने पूरे समाज को, पूरे देश को धक्का लगा। वो अच्छे इंसान थे, चाहे और किसी पार्टी दूसरी पार्टी हो सकते हैं, परंतु बहुत ही सादगी पसंद थे, बहुत व्यवहार कुशल थे। उनका जाना हम सबको दुख है। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, और उनके परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति दे। व्यक्तिगत तो मैं कोई अनुभव की बात नहीं कर सकता, वो दूसरी पार्टी में थे, पर जब हम सुनते थे, देखते थे तो एक अच्छे इंसान लगते थे। वहीं जयपुर में बीजेपी दफ्तर में मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जीवन न सिर्फ राजनेताओं के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। राजनीति में जो राजनीति को स्वच्छ बनाते हैं, भले ही वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। मुझे उनसे मिलकर उनसे सीखने का अवसर मिला जब वो रक्षा मंत्री बनकर केंद्र सरकार में आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारतीय सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का लक्ष्य रखा था, उसको पर्रिकर साहब ने बखूबी पूरा करा। उसमें पेचीदियां थीं, लेकिन ये उनकी समझ थी कि उन पेचीदियों को सुलझाकर उन्होंने बहुत ही कम समय में 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। और अब चलिए जानते हैं प्रदेश का हाल अपने सहयोगियों के साथ। अजमेर लोकसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी उतारे जाने की सुबुगाहट मात्र से आक्रामक हुए कांग्रेसी दावेदार। कहा जबरन थोपा गया बाहरी तो हार निश्चित। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी चुनाव लड़ाने की उठी मांग। अजमेर संसदीय सीट के लिए फिलहाल कांग्रेस और भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जयपुर और दिल्ली में लगातार चल रहे मंथन ने स्थानीय दावेदारों का बीपी बढ़ा रखा है। खासतौर से कांग्रेस में इसको लेकर ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। अजमेर सीट से कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की हुई है। ऐसे में पिछले दिनों एकाएक भीलवाड़ा के कारोबारी रिजू झुंझुनवाल का नाम सुर्खियों में आने से इनका पारा चढ़ा हुआ है। पिछले 25 साल से अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने तो खुले तौर पर बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर दिया है और साफ चेतावनी भी दी है कि अगर विरोध के बावजूद भी जबरन बाहरी प्रत्याशी अजमेर पर थोपा गया तो उसकी हार निश्चित है। चौधरी का कहना है कि अजमेर के स्थानीय दावेदार चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम हैं। बाहरी प्रत्याशी के विरोध में अजमेर के कांग्रेसी यहां से सांसद रह चुके पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। भरतपुर का जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक व एसपी हैदर अली जैदी ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में एसपी हैदर अली जैदी ने भरतपुर की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही अवैध रूप से हथियारों की सप्लाई तथा शराब की रोकथाम के लिए कड़ाई से वाहनों की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने चुनावों के दौरान व्यवधान पैदा करने वाले बदमाश किस्म के लोगों को पाबंद करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आज उदयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदान जागरूकता के लिए किया प्रयास। जिला कलेक्टर आनंदी ने भी सभी का बढ़ाया हौसला, तो वहीं अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक करने की दिलाई शपथ। उदयपुर में आज मतदाता जागरूकता के लिए सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठी हुई। दरअसल नगर निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग के साझे में भंडारी दर्शक मंडप में आयोजित कार्यक्रम में चुनाव चिन्ह की आकृति में मानव श्रृंखला बनी और महिलाओं को वोट के प्रति जागरूक करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आनंदी भी पहुंची और महिलाओं का हौसला बढ़ाया। कलेक्टर को अपने बीच देखकर महिलाओं में कलेक्टर के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। कलेक्टर ने मतदान जागरूकता के लिए पोस्टर का विमोचन भी किया और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में लागू करने के लिए सख्त हो गए हैं। अब ऐसे अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिनका रिटायरमेंट होने में 6 महीने से कम समय बचा है। अब माना जा रहा है चूरू एसपी और जोधपुर के संभागीय आयुक्त को जल्दी बदला जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने संकेत दिए हैं कि अब चूरू एसपी यादराम फासल और जोधपुर के संभागीय आयुक्त ललित कुमार गुप्ता की जिम्मेदारी बदली जाएगी। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव कार्य में ऐसे अधिकारी होने चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 महीना या ज्यादा का समय हो। ललित कुमार गुप्ता जहां मार्च महीने में रिटायर हो रहे हैं तो यादराम फासल जून महीने में रिटायर हो रहे हैं। भरतपुर के महाराजा सूरजमल सभागार में आज द बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष माधो सिंह मदेरणा सहित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल उपमन, महावक्ता गुरुचरण सिंह गिल, वरिष्ठ एडवोकेट धर्मगोपाल चतुर्वेदी और बीरी सिंह सिंसिनवार ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष ऋषिपाल तिवारी ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष माधो सिंह मदेरणा ने विश्वास दिलाया कि वे सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही न्यायालय में आने वाले अपराधियों को भी न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। झालावाड़ नगर परिषद सभापति और उपसभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बैठक के स्थगित हो जाने के मामले में आज गुस्साए कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्ट पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए। आज दोपहर बाद कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्ट पार्षद मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम से अपने इस्तीफे सत्यापित करवाए। अब ऐसे में झालावाड़ नगर परिषद के बोर्ड के भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि कुछ सालों पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाकर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन उसके बाद से ही सभापति और उपसभापति के साथ पार्षदों के मनमुटाव के चलते शहर के विकास कार्य भी ठप चलते रहे। तो वहीं पार्टी के स्तर पर भी कई बार ये आवाजें सामने आई। जयपुर जिला प्रशासन इन दिनों लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में आज मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पंचायती राज संस्थान में जयपुर स्थित मीडिया संस्थानों के सभी प्रतिनिधि इस वर्कशॉप में शामिल हुए। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने भी भाग लिया। इस मौके पर मीडिया के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। इस वर्कशॉप में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और मीडिया संस्थानों के साथ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। वर्कशॉप के दौरान ईवीएम और वीवीपैट का भी प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एक डेमो के द्वारा वीवीपैट और ईवीएम के कार्यप्रणाली को पत्रकारों को समझाया गया। कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अस्थायी को स्थायी ठेकेदार बनाने की एवज में ली जा रही थी रिश्वत। कोटा एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी आकाशवाणी कॉलोनी निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने परिवादी से सीएस इंटरप्राइजेज की फर्म को स्थायी पंजीयन करने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। आरोपी 15,000 रुपए की रिश्वत पहले ही ले चुका है। एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में टीम ने अधिशासी अभियंता को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने बैक डेट में स्थायी करने की प्रक्रिया पूरी की थी। आरोपी संतोष कुमार गुप्ता पहले अधीक्षण अभियंता था, जिसको अधिशासी अभियंता बना दिया गया। जयपुर एसीबी की दौसा में बड़ी कार्रवाई। महिला थाने के रीडर धर्म सिंह को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बलात्कार की धारा हटाने के मामले में मांगी थी रिश्वत।
करीब 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जयपुर एसीबी ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए एसीबी पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। एसीबी की टीम ने आज महिला थाने के एसएचओ के रीडर धर्म सिंह गुर्जर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। आरोपी रीडर ने परिवादी से बलात्कार की धाराएं मुकदमे से हटाने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन परिवादी इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थ था। ऐसे में आरोपी रीडर ने रिश्वत की राशि 50,000 रुपए तक कम कर दी। अंत में रीडर धर्म सिंह ने 40,000 रुपए की रिश्वत देने की बात कही, जहां एसएचओ के रीडर धर्म सिंह गुर्जर ने रिश्वत की राशि परिवादी से ले ली। इस पर एसीबी की टीम ने आरोपी रीडर धर्म सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आदर्श कोऑपरेटिव बैंक का मामला कोर्ट में अटकने के बाद राजसमंद के ग्राहकों का करीब 100 करोड़ रुपया बकाया की मांग को लेकर आज फूटा ग्राहकों का गुस्सा। बैंक परिसर में जमकर नारेबाजी करने के बाद बैंक को लगाए ताले। आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में आमजन के करीब 100 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसे लेकर ग्राहक लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं। आज दर्जनों ग्राहकों का गुस्सा फूटा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में सभी ने मिलकर बैंक शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। जनता का आरोप है कि पिछले सालों में उनकी जमा रकम बैंक द्वारा नहीं दी जा रही और पूछने पर बैंक में संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता। ऐसे में उनका पैसा उनके काम नहीं आ रहा, जिसे लेकर उन्हें अपनी रकम डूबने की आशंका है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्राहकों सहित युवा मोर्चा अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बैंक मैनेजर से बात की और दरवाजे पर ताले लगा दिए। इसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने समझाइश की और कुछ दिनों की मोहलत देते हुए जल्द भुगतान करवाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिले के सैकड़ों अफीम काश्तकार कटे हुए पट्टों की बहाली की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी केंद्र सरकार द्वारा सुनवाई नहीं करने पर जिले में लोकसभा चुनाव में अफीम काश्तकारों की ओर से एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले वर्ष 1998 से अब तक विभिन्न कारणों से कटे अफीम के पट्टों की बहाली के लिए कलेक्ट्रेट चौराहा पर 503 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए काश्तकारों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अफीम नीति में कई किसानों के साथ हुए भेदभाव और लगातार धरने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे नाराज काश्तकारों ने इस बार लोकसभा चुनाव में अफीम काश्तकारों की ओर से एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय ले लिया है। पुलिस कार्य प्रणाली से परेशान होकर एसपी कार्यालय में युवक ने खाया विषाक्त पदार्थ। घटना के बाद पुलिस के फूले हाथ पांव। घरेलू विवाद को लेकर एसपी से गुहार लगाने आया था युवक रोहित। जिला चिकित्सालय में चल रहा है युवक रोहित का उपचार। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सुबह एक युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लेने से सनसनी फैल गई। आनंद फानन में पुलिस कर्मियों ने युवक को जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड निवासी रोहित घरेलू विवाद के मामले में एसपी कार्यालय में एसपी से गुहार लगाने पहुंचे थे और पुलिस कार्य प्रणाली से परेशान होकर उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल युवक रोहित बयान देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और वहीं जिला चिकित्सालय में उसका उपचार चल रहा है। छात्रों ने कॉलेज गेट पे ताला लगाकर कलेक्ट्रेट पे किया प्रदर्शन। एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर सारे छात्र संगठन हुए एकजुट। अब मामला डॉक्टरों और कॉलेज छात्रों के बीच उलझा। भीलवाड़ा के निजी अस्पताल बंसाली हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष बंसाली के साथ कॉलेज के पूर्व छात्र अध्यक्ष टीकम चंद और अन्य साथियों द्वारा मारपीट करने में आज सुभाष नगर पुलिस ने टीकम चंद और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन एबीपी के जिला संयोजक शरद सिंह चौहान ने कहा कि आजकल निजी हॉस्पिटल मनमाने ढंग से मरीज के परिजनों को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं। इसमें कुछ दिनों पूर्व छात्र नेता पर चिकित्सकों ने मनमाने आरोप लगाए। उसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है जो जायज़ है, आरोप उन पर सही नहीं है और जो छेड़छाड़ का आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। यदि हमारी मांगों पर प्रशासन ध्यान नहीं देता तो 5 दिन बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। अब भीलवाड़ा में प्राइवेट डॉक्टर और कॉलेज छात्र आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। श्री गंगानगर के सत्यम अस्पताल में आज औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मारे गए छापे के दौरान नकली दवाएं बरामद हुई। विभाग के जयपुर मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर स्थानीय अधिकारियों ने अस्पताल में छापा मारा था। यहां पर 5-5 हजार रुपए के 4 नकली वैक्सीन बरामद हुए, जबकि 4 वैक्सीन बच्चों के चढ़ा दिए गए थे। औषधि नियंत्रण अधिकारी रामपाल तथा औषधि निरीक्षक श्वेता छाबड़ा द्वारा सर्वे की कार्रवाई की गई और इस दौरान डॉक्टर किरण गर्ग से बच्चों के मस्तिष्क ज्वर में काम आने वाली 4 वैक्सीन बरामद हुई। यह वैक्सीन असली ना होकर नकली थी। डॉक्टर किरण गर्ग ने जोधपुर स्थित स्टॉकिस्ट से 8 वैक्सीन मंगवाई थी।
इस बारे में डॉक्टर किरण गर्ग का कहना था कि उन्होंने जोधपुर के इस कंपनी के होलसेलर से खरीदा था तथा इससे संबंधित बिल आदि उन्होंने औषधि नियंत्रण विभाग को प्रस्तुत कर दिए हैं। अगर औषधि विक्रेता ही नकली दवाएं बेचता है तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इधर इन 4 नकली वैक्सीन मिलने पर औषधि निरीक्षक श्वेता छाबड़ा ने अस्पताल के बाहर बने हुए मेडिकल स्टोर में भी जांच की कार्रवाई की। सड़क किनारे खड़े डंपर से टकराई बोलेरो गाड़ी। बोलेरो में सवार 3 युवकों की हुई घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत, जबकि उनके 5 साथी युवक हुए गंभीर तौर पर घायल। रायखेड़ा मार्ग पर मराणा के पास हुआ यह दर्दनाक हादसा। जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद ही कोई दिन सुकून से निकलता होगा जिस दिन कोई बड़ा सड़क हादसा नहीं होता हो। बीती रात्रि करौली के पिनाहट लौट रही कैला देवी तीर्थयात्रियों की बोलेरो जीप रास्ते में खड़े एक डंपर से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि 3 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके 5 साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के शिकार सभी युवक आगरा जिले के पिनाहट कस्बे के निवासी थे, जो दोपहर कैला देवी दर्शन करने गए थे और रात्रि को रायखेड़ा के रास्ते अपने गांव पिनाहट वापस लौट रहे थे। पुलिस प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना का कारण बोलेरो चालक की लापरवाही मान रही है। पुलिस ने डंपर और बोलेरो को जब्त कर लिया है एवं जिला चिकित्सालय में भर्ती घायलों को चिंताजनक हालत के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों की नींद उड़ा दी है। परिवहन विभाग से ओर से दिए गए जुर्माने के नोटिस में वाहनों पर 50,000 रुपए से लेकर 4.5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है। वाहन चालकों और वाहन मालिकों का कहना है कि इतने रुपए के तो उनके वाहन भी नहीं है। परिवहन विभाग ने खनन विभाग से जनवरी 2018 से सितंबर 2018 तक के ई रवन्य निकलवाकर ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना लगाया है। अभी तक ऐसे 829 वाहन मालिकों को नोटिस दिया गया है। इनमें से कई तो 2 करोड़ से भी अधिक का जुर्माना है। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वाहन मालिक MJNST योजना का लाभ उठाकर 6,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भर शेष राशि से बच सकते हैं। विभाग की ओर से लगाए जुर्माने के विरोध में आज परिवहन कार्यालय के सामने धरना दिया गया। धरने को पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने परिवहन अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। वेटलैंड यानी झील, जलाशय और तालाबों के संरक्षण के लिए राजधानी जयपुर में 6 राज्यों के विशेषज्ञ जुटे हैं और यहाँ ये मंथन कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश और इन 6 राज्यों के अंदर जो झील, जलाशय हैं, तालाब हैं, रामसर साइट्स हैं, उनके ऊपर कौन कौन से संकट मंडरा रहे हैं, इनके बेहतर मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर निष्कर्ष निकालने के बाद में एक रिपोर्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां पर नई नीति तय करके इनके विकास को लेकर के योजनाएं बनाई जाएंगी। राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला में इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि प्रदेश के अंदर वन क्षेत्रों में और उसके बाहर जितने भी झील, जलाशय और तालाब मौजूद हैं, ऐसे वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट में शामिल हैं, उन तमाम वेटलैंड्स को कैसे बचाया जाए। अहम खबर बता दें आपको कि दिल्ली में 2 नेताओं का स्नेह मिलन हुआ है। प्रदेश के मंत्री से मिले विपक्ष के कद्दावर नेता। लोकसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर की मंत्रणा। बेहद मददगार स्वभाव के धनी हैं विपक्ष के ये नेता। विपक्ष के नेता शेखावाटी क्षेत्र से रखते हैं ताल्लुक। छात्र राजनीति से उठे नेताओं की मुलाकात, दिल्ली में चर्चा। ये आपको अहम खबर बता दें कि ये स्नेह मिलन 2 नेताओं के बीच है और अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कि ये कैसा मिलन है और इसके क्या मायने हैं? और अब बात अनिल अंबानी की, जिन पर मंडरा रहा था जेल जाने का खतरा। अब पूरी तरह से ये टल गया है। ये खतरा उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी की मदद की वजह से टला है। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया 459 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। इससे पहले 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें 1 महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। इसमें चूक होने पर कोर्ट ने उन्हें 3 महीने जेल भेजने की बात कही थी। एरिक्सन के पैसे चुकाए जाने के बाद अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को दिल से धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि मुश्किल वक्त में साथ देकर मुकेश और नीता अंबानी ने पारिवारिक मूल्यों को बचाया है।